Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Rafaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट वाला टॉपिक था इंट्रोपी एंड व्हाई आई कंपेयर द इंट्रोपी विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर वो चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक फिजिक्स क्लास 11 का, जो कि वेव्स और ओसिलेशंस वाइब्रेशंस, ठीक है बच्चे, इसके नाम पर बना हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इसके बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हमारे फुल ऑन द होल चैप्टर्स कंटिन्यू रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चले बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये हम लोगों ने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा था कि जो वेव्स वो क्या होती है, वेव्स का काम क्या होता है, वेव्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही रिपीट कर दिए हुए हैं। तो बच्चे वेव्स के बारे में आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन है, चले थोड़ा सा और इसकी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। जो बच्चे वेव्स होता है ना, वेव्स असल में ये एक किस्म की डिस्टरबेंस होती है। क्या होती है? एक किस्म की डिस्टरबेंस होती है जिसमें किसी भी जगह पर कोई किसी किस्म का खलल डाला जाता है और उसकी जो वेव्स की प्रोपगेशन है उनको स्टडी किया जाता है, हत्ता कि वो जो प्रोपगेशन है वो आपको सही वे में लेके जा रही है या उसके किनारों तक लेके जा रही है। उसका मकसद क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करना। क्या है मेन जो इसका पर्पस है? ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी मीडियम में खलल की वजह से जो वेव्स पैदा होगी या जो हरकत वहां पर पैदा होगी वो वेव्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेव्स। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज अ कॉमन वे टू ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। क्या है? the mechanism due to which the energy is transferred from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी फ्राहम करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो वेव का है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपकी पिक्चर है इसमें बताया जा रहा है कि पानी बिल्कुल रेस्ट हालत में है, वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी खलल नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसमें क्या करते हैं, एक स्टोन हम लोग गिरा देते हैं। स्टोन के गिरने के बाद क्या होगा, वहां पर वेव्स पैदा हो जाएंगी, वहां पर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना शुरू, मतलब डिस्टर्बेंस की जो लहरें हैं वो वहां पर हिलना, पानी की जो सरफेस है वो हिलना शुरू हो जाएगी, मतलब वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगी ताकि डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि वक्त के साथ फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है मुख्तलिफ बॉडीज को मुख्तलिफ जगहों पर रोकने के लिए स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल होती है, रुकावट के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। अंडरस्टूड है? उसके बाद ये देखें, एक ग्राफिकली इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता देता हूँ। ग्राफिकली यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स बताने लगा हूँ, वो जरा ध्यान से देखिएगा। वाई एक्सिस के नाम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को लिया, एक्स एक्सिस के नाम हम लोगों ने उसकी स्पीड यानी कि उसके एक्स एक्सिस के नाम स्पीड, जिस रफ्तार से वो वहां से हरकत करेगा। फर्ज करें ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये बिल्कुल रेस्ट ऑन में, जीरो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई के हिसाब से जीरो है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा अपर मूव करेगा तो यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्या करेगा? डिस्टेंस कवर कर लेगा। और वेव्स किस शक्ल में है? ये आपके पास बच्चे साइनसॉइडल वेव्स आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी एनर्जी को। तो ये देखिएगा यहाँ से फिर यहाँ तक और यहाँ से फिर नीचे, मतलब ये जो आपके पास ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट वो बताऊंगा मैं आपको जब हम लोग वेव्स की एग्जाम को स्टडी करेंगे। अगर इन दोनों सेम पॉइंट्स, इनको सिमिलर पॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर पॉइंट्स भी कहते हैं। सिमिलर पॉइंट्स इन फेस आल्सो नोन एज द लैम्डा। और ये जो लैम्डा होती है असल में वेवलेंथ होती है। क्या होती है? ये बच्चों आपके पास वेवलेंथ के पॉइंट होते हैं। अंडरस्टूड है? और इस तरह से जो पानी की वेव्स या फिर आपके पास साइनसोइडल वेव्स है वो आगे की तरफ फॉरवर्डली हरकत करती है। दूसरे नंबर पर देखें, ये आपके पास एक किस्म का टब था, ठीक है ना, इसमें किसी किस्म की कोई वेव्स नहीं थी।
लेकिन जब हमने उस टब में किसी स्टोन को या फिर टच किया, वहां पर लहरें पैदा होगी जो कि उस डिस्टरबेंस को डिफाइन करती है। ठीक है बच्चे, वेव्स की काफी सारी एग्जांपल्स भी हैं, काफी सारी मिसालें भी हैं, काफी सारा उसकी इकसाम भी हैं। यहाँ पर चंद जो इसकी इम्पोर्टेंस इकसाम है, इम्पोर्टेंस डेफिनेशन के हवाले से, वो मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किए हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले है आप लोगों का मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में क्या है? दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तीसरे नंबर पर आप लोगों का मैटर वेव्स है। ये जो आपके पास मैकेनिकल वेव्स है, ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसको गुजरने के लिए किसी स्पेस की या किसी जगह की, फॉर एग्जांपल जगह से क्या मुराद है, हवा एज अ मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगा। हम दो दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्लासरूम में जो टीचर और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन है, वो किस वजह से है? वो उनके दरमियान हवा की वजह से है, जो आवाज को कानों तक लेके जाके कम्युनिकेट करके वहां पर जरिए रसायल का वहां पर कानों से फिर दिमाग तक, वो एक अलग प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन बरकैफ जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान खला है, जो हवा है, असल में वो क्या है, एक मीडियम है जो साउंड को भी जो है ना एक दूसरे के तक ट्रांसफर करने में मदद देता है। ऐसी वेव जिसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, which waves required any medium material for their propagation is known as the mechanical wave। ऐसी वेव जिसमें किसी मीडियम को which required certain medium for their propagation is known as the mechanical wave। For example, पानी की सतह पर पैदा होने वाली जो वेव्स है बच्चे, वो मैकेनिकल वेव्स है। ओशन में, लेक में, फिर साउंड वेव जो है वो भी मैकेनिकल वेव की इकसाम है। इसके अलावा क्या है, सेस्मिक वेव्स, जलजलों की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो लहरें जमीन में आती हैं, वो भी क्या है बच्चे, वो भी मैकेनिकल वेव्स की एक किस्म है। दूसरे नंबर पर इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन या इस तरह से फोटॉन्स की रफ्तार, ये बच्चे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल डिश एंटीना, इसके साथ जो वेव्स पैदा हो रही हैं, टीवी, ये जो आपके पास इनकी रेज हैं, एक्स रेज हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल में एज अ बतौर एड इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद ये मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। सन रेज है, ये सूरज से आने वाली जो रेज हैं, ये भी क्या है, ये लाइट रेज, सन ऑफ रेज, ये सारी की सारी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मजीद हम लोगों के पास मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसा कि क्वांटम, उनकी स्टडी में होने वाले जो इस्तेमाल होने वाले पार्टिकल्स या उनकी स्टडी से जो हमारे पार्टिकल्स मिलेंगे, वो क्या है, मैटर वेव्स के तौर पर। दीज आर इमेजिनरी वेव्स रिलेटेड टू एटॉमिक एंड सब एटॉमिक मोशंस। छोटे से छोटे पार्टिकल्स की जो मोशन की स्टडी है, उसको हम लोग मैटर वेव्स कह रहे हैं। स्पेशली फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, ये जितने भी छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास मैटर वेव्स की खुसूसियत को डिफाइन करेंगे। ओके, उसके बाद बच्चे इसकी एक और एग्जाम यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों के न्यूज सिलेबस में ऐड की हुई है, वो है क्वांटम वेव्स। क्वांटम के बारे में तो बड़ी वसी स्टडी है, ठीक है, जो कि ना खत्म होने वाली है। ये जो अभी आप लोगों की दौरे हाजिर है, इसमें क्वांटम का बहुत ज्यादा दखल अंदाज है। क्वांटम होता है, आप यहां तक समझ सकते हैं कि क्वांटम छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी के लिए काफी मुफीद है, और ये आपका मॉडर्न वे है। ठीक है, क्वांटम वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। फोटॉन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जिसे क्वांटा भी कहते हैं। ओके, फोटॉन्स एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स इन द एटम्स डी ब्रोगली आर फोटॉन। और जो फोटॉन से मुतल्लक रखने वाली जो वेव है, जो फोटॉन का मुताला करने के लिए वेव इस्तेमाल होती है, उसको हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो फोटॉन वेव्स है, लाइट क्वांटा, ये जो लाइट क्वांटा है ना, ये एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं, और जब ये बहुत स्पीड से फास्टली मूव या फिर किसी चीज के ऊपर पड़ते हैं ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये एक मैटर वेव्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो स्पीड कैलकुलेट होगी या काउंट होगी, वो भी क्या होगी, एक किस्म की क्वांटम वेव्स होगी। फिर आपके पास है सरफेस वेव्स।
सरफेस जैसे पानी की वेव्स है, ओशन की वेव्स है, लेक की वेव्स है, पॉन्ड की वेव्स है, ये सारी की सारी झील तालाबों की जो वेव्स हैं, इनकी स्टडी को हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस वेव। आगे है बच्चे ये मैकेनिकल वेव्स की बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के हिसाब से रखने वाली अहमियत दो इकसाम है, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये बेसिकली मैकेनिकल वेव्स की इकसाम है। ट्रांसफर वेव्स कौन सी होती है? लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक स्लिंग की है, मतलब स्प्रिंग है, ये एक स्मूथ सरफेस ऑफ द टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका एक हिस्सा फ्री है, ठीक है बच्चों, और दूसरा जो इसका हिस्सा है ना वो किसी पॉइंट के साथ फिक्स है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, हम लोग इसको ऊपर नीचे एक चीज से पकड़कर ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या करेगा, अप डाउन शक्ल में वेव को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, यानी एनर्जी को मुंतकिल करेगा जो यहां तक आएगी। अब यहां पर ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना बच्चे, इसको हम लोग क्रस्ट कहेंगे। आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, दी पार्टिकल आर द स्लिंकी अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन नोन एज द क्रस्ट। ये जो आपकी रेस्ट की हालत है, इसको आप लोग इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेनेंस की हालत भी या स्टेट भी कह सकते हैं। और इसके जो नीचे वाले हिस्से हैं बच्चे, इसको ट्रफ कहेंगे। इक्विलिब्रियम से नीचे वाले हिस्से क्या कहलाएंगे? ट्रफ कहलाएंगे। दो सिमिलर पॉइंट्स के दरमियानी फासले को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं, उनकी डेफिनेशन मैंने आगे कर दी हुई है। अब वो सिमिलर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर दें। तो ये देखें, अगर तो आपके पास ट्रांसफर वेव्स हैं और आप स्प्रिंग की मदद से उसको डिफाइन कर रहे हैं, एक सिरा उसका दीवार के साथ बांध दें या किसी रिकवर के साथ बांध के दूसरे को अपने हाथ में पकड़ ले, तो जब आप उसको ऊपर नीचे हरकत करवाएंगे इन दी साइड ऑफ द वेव या साइनसोइडली उसको हरकत करवाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास चीज आएगी वो क्या होगी, वो आपके पास ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन क्या है? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखें, ये आपके पास पार्टिकल्स ऊपर की तरफ और वेव्स इस साइड को, ये देखिए इनके दरमियान कौन सा एंगल बन गया, फिर 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर वेव्स हैं और इनको हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहेंगे। अंडरस्टूड है? ये आपके पास मैंने डिफाइन कर दिया है। दूसरे नंबर पर इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो बच्चे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं स्लिंकी के या किसी दूसरे मीडियम के, वो बच्चों इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल होते हैं। आप लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वही स्लिंकी है आपके पास और स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक सिरा उसके साथ फिक्स है जबकि दूसरा उसका फ्री हैंड है। हम लोग हाथ की मदद से जब उसको फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करवाएंगे, यानी उसको खींचेंगे या उसको छोड़ेंगे, तो उसके नतीजे में वहां पर दो किस्म के जो अफेक्शन हैं, दो किस्म की जो लेयर्स हैं वो पैदा होंगी। एक को हम लोग कंप्रेशन कहेंगे, दूसरे को हम लोग रेयरफेक्शन कहेंगे। अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या है वो बताता हूं मैं। जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होंगे, क्लोजेस्ट पार्टिकल्स, क्या है, क्लोजेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होंगे, आप लोगों के कंप्रेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो आपका कंप्रेशन पार्टिकल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंप्रेशन। क्लोजेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द स्लिंकी फॉर ड्यूरिंग द मोशन फोर्थ एंड बैक ऑफ द स्प्रिंग नोन एज द कंप्रेशन। ओके। दूसरा क्या है कि कुछ जर्रात जो है हरकत करते हुए एक दूसरे से काफी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पर होते हैं, तो इनको हम लोग फार फ्रॉम ईच अदर, वो क्या कहलाएंगे आपके पास बच्चों, को कहलाएंगे रेयरफेक्शन। क्या कहलाएंगे? रेयरफेक्शन। ठीक हो गया। स्लिंकी के वो हिस्से जहां पर छल्ले एक दूसरे के करीब होंगे प्यारे बच्चों, वो कहलाएंगे कंप्रेशन, और जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे से दूर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, रेयरफेक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेयरफेक्शंस कहलाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने पैरामीटर्स पर, जो कि सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल होने वाले हैं, बल्कि आपकी बुक में बड़े इंपॉर्टेंटली डिफाइन होंगे। सबसे पहले है आपका एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या है? किसी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहां तक वो जा सकती है, कहां से वो वापस आ सकती है। फॉर एग्जांपल,
ये देखें, ये पॉइंट ए है, यहां से पॉइंट बी तक जाने के दरमियान ये जो आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये बच्चे उसकी क्या है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पर यहाँ कह लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो पार्टिकल जो डिस्प्लेस होकर दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, दैट्स विल बी नोन एज द एम्पलीट्यूड। ओके, दूसरे नंबर पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी जिस्म की ओसिलेट करने की जो तादाद है, उनकी जो काउंटिंग के लिए जो पैरामीटर है वो है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ओसिलेशंस ऑफ अ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कंप्लीट होने वाली या मुकम्मल होने वाली ओसिलेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये होता है टाइम का रेसिप्रोकल। एफ इज इक्वल टू 1/t, और इसका यूनिट होता है बच्चे हर्ट्ज। क्या कहते हैं इसको, हर्ट्ज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसको एच जी से जाहिर करते हैं, किससे जाहिर करते हैं, एच जी से। इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/t, हर्ट्ज कहते हैं इसको। ठीक हो गया फ्रीक्वेंसी का। तीसरे नंबर पर है वेवलेंथ। वेवलेंथ मैं अभी अभी आप लोगों को बता रहा था, सलिंकी के वो छल्ले या सिमिलर पॉइंट्स के दरमियानी फासले को क्या कहेंगे हम लोग, वेवलेंथ कहेंगे। चाहे वो कंप्रेशन है, चाहे वो रेयरफेक्शन है, चाहे वो आपके पास क्रस्ट के हैं, चाहे वो आपके पास ट्रफ के हैं। यानी कि एक क्रस्ट का जो पॉइंट है दूसरे क्रस्ट के पॉइंट के साथ हो, ठीक है ना। ये जो आपके पास, इसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। यानी एक क्रस्ट का जो पॉइंट्स है सिमिलरली दूसरे क्रस्ट के पॉइंट से जो आपके पास मिलाप हो रहा है, ये जितना वो फासला होगा वो बच्चे आपकी वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका ये क्लियर हो गया। चौथे नंबर पर है आपका पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, the time period required to complete its one vibration in a second, that will be the known as the time period। जिस लम्हे में, जिस वक्त में किसी चीज को अपना काम मुकम्मल करने की जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, पांचवें नंबर पर स्पीड, जिस रफ्तार से वो मूव करेगा, स्लिंकी मूव करेगा या बॉडी मूव करेगा या पार्टिकल मूव करेगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाएगी। स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान और साथ ही फ्रीक्वेंसी के दरमियान के ताल्लुक को हम लोग प्राइमरी हिस्से में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्टली देखेंगे। ये देखिएगा, v इज इक्वल टू d/t। चूंकि जो डिस्टेंस है वेव्स के दरमियान वो बहुत ही शॉर्ट है, लिहाजा इसको हम लोग लैम्डा की मदद से शो करवाएंगे। 1/t जो होता है फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख दिया है। लास्ट वाला जो आपका है वो है फेस चेंज। क्या है, फेस चेंज, यानी उसकी पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, उस पार्टिकल्स की जो मोशन है, या उस पार्टिकल्स का जो पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह क्या है, उसका जो टाइम है वो बच्चे आपका फेस चेंज कहलाएगा। तो ये थी आज की आपकी थ्योरी, जिसमें बेसिक कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में होगी होगी कि किस तरह से वेव्स मोशन, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, वेव्स की जो टाइप्स हैं, वेव्स की जो प्रोपगेशन है, फिर उसकी मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स हैं, उनकी डेफिनेशन है, उनको समझना कैसे है, ये सारी की सारी तरतीब मैंने आप लोगों को समझा दी है। अगर इसके मतलब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन और इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।